अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक वाक़े से। लाहौर से एक बुरी खबर आई और ये उसके बावजूद आई जब इंटेलिजेंस इतलात मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस इतलात नैरो डाउन होती रही। पहले अगर ये खबर आई कि बहुत सारे खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से रवाना कर दिए गए हैं, तो बाद में ये खबर आई कि एक स्पेसिफिक जगह यानी गवर्नर हाउस पर एक खतरा है। उसके बाद हमारे जराए बताते हैं कि इंटेलिजेंस इतलात ये थी और इंटेलिजेंस जराए ने बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब को ये बता दिया गया था कि अब ये भी हिदायत कर दी गई हैं और जिस किस्म के इंटरसेप्ट आए हैं कि खुदकुश हमला आवर कहीं भी हमला आवर हो सकता है और वो लाहौर में दाखिल हो चुका है। उसके बावजूद ये मजमा क्यों बनने दिया गया, ये वो सवाल है जो पैदा हुआ। आज लाहौर से यह खबर आई जहां दहशतगर्दों के हमले में आला पुलिस अफसरान समेत 13 अफराद जा बहक हो गए। लाहौर के बाद कोयटा में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जहां सरियाब रोड पर होने वाले धमाके में 2 अफराद जा बहक और 11 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज कराची में भी पुलिस मोबाइल पर क्रैकर हमला और फिर समा टीवी की DSNG वैन पर हमला और उसमें फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें समा टीवी के कारकुन तैमूर जा बहक हो गए थे। मुल्क के 2 बड़े शहरों लाहौर और कोयटा में चंद ही घंटों में होने वाले धमाकों में अब तक 15 अफराद जा बहक और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए हैं। लाहौर के हसास इलाके माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने होने वाले मुबैना खुदकुश हमले में DIG ट्रैफिक कैप्टन अहमद मुबीन और SSP ऑपरेशंस जाहिद गोंदल समेत 13 अफराद जाँ बहक और 70 जख्मी हो गए। आज सुबह से ही लाहौर में फार्मा मैन्युफैक्चरर्स और जो केमिस्ट हैं उनका एहतजाज जारी था। दोनों मुश्तरका एहतजाज कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी उस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे। अवाम किस कर्ब से गुजरे, मगर एहतजाज करने वालों ने आज लाहौर के माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने जमा होकर धरना दे दिया और आज शाम 6:10 पर जब DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन और SSP जाहिद गोंदल इन एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो मुबैना खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। और इतलात यही है जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि इतनी मुमकिना तौर पर यह हमला हो सकता है और इतनी इंटेलिजेंस इतलात थी, इसीलिए ही DIG साहब उन्हें मनाने गए थे कि भाई आप इस वक्त ये धरना खत्म कर दें क्योंकि बहुत ही कंफर्म इंटेलिजेंस इतलात हैं कि कहीं भी कोई हमला हो सकता है। और उसी दौरान खुदकुश हमला आवर ने खुद को उड़ा लिया और फिर हर तरफ तबाही फैल गई। वहां मौजूद पुलिस एहलकार, मीडिया वर्कर्स, एहतजाज करने वाले और आम शहरी धमाके की जद में आ गए। लाहौर के अस्पताल जख्मियों से भरे हुए हैं। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत ने लाहौर धमाके की मजम्मत की है। धमाके की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार करने वाले ग्रुप जमातुल अहरार ने कबूल कर ली है। और अहम बात यह है कि धमाके से पहले 2 अलर्ट जारी किए गए थे जैसा कि हम बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही 7 फरवरी को नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया जिसमें लाहौर में दहशतगर्द हमले के खदशे का इजहार किया गया। नेक्टा की जानिब से इस मुरासले में हिदायत जारी की गई थी कि लाहौर में तमाम अहम तनसीबात बशमूल अहम इमारतों, अस्पतालों और स्कूल्स की सख्त निगरानी की जाए। इससे पहले इंटेलिजेंस मालूमात पर नेक्टा ने 16 दिसंबर को भी एक मुरासला जारी किया था जिसमें खबरदार किया गया कि पंजाब में अलकायदा और लश्कर जंगवी ने दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर ली है और कहा गया कि पंजाब में दहशतगर्द हमले के लिए बड़े ट्रक की बजाय छोटी गाड़ियां तैयार की गई हैं और गाड़ियों को इस तरह खड़ा किया जाएगा या किसी एक गाड़ी को कि इस धमाके से तबाही ज्यादा से ज्यादा हो। इतलात ये भी हैं कि गवर्नर हाउस में खुदकुश हमले का खदशा जाहिर किया गया था और ये इंटेलिजेंस इतलात दी गई थी। और फिर इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि कहा गया कि खुदकुश हमला आवर लाहौर में किसी भी जगह धमाका कर सकता है, मगर क्या वजह हुई कि इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई कि आज का मजमा ना होता या इनको किसी भी तरीके की बारहा कोशिश की जाती और इनसे मुज़ाकरात करके किसी भी तरीके से इनको रोका जाता। 2 अलर्ट्स के बावजूद भी धमाका हो गया, कीमती जानों का नुकसान हुआ और एक तवील अरसे बाद दहशतगर्दी का लाहौर निशाना बना। इससे पहले 27 मार्च 2016 को लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में खुदकुश हमला आवर हुआ जिसमें 72 अफराद जाँ बहक और 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जाहिद शेरवानी, नुमाइंदा जियो न्यूज लाहौर हादसे की जगह पर मौजूद हैं। आजम मलिक इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वहां क्या सूरत हाल है? जाहिद शेरवानी, सबसे पहले जहां जो जाए हादसा है उस पर आप मौजूद हैं, अब क्या ताज़ा तरीन इतलात हैं? बहुत कुछ हुकूमत की तरफ से शेयर किया गया है, इस वक्त आपके पास क्या इतलात? जी शाहजेब, यहाँ पर इस वक्त जो चेरिंग क्रॉस है, अगर आप जानते हो तो ये लाहौर की मसरूफ तरीन रोड है और चेरिंग क्रॉस वो इलाका है जो एक तरफ वापडा हाउस है, दूसरी तरफ इसके साथ ही असम्बली हॉल है और बड़ी सरकारी इमारतें और अहम जगह है। यहाँ पर आज जैसा कि धरना दिया गया था
और जिस वक्त धमाका हुआ है हम लोग बिल्कुल बीपर के लिए तैयार थे और ये सूरत हाल बताने के लिए कि आज यहाँ पर जो धरना दिया गया है पीपीए की तरफ से, तमाम मेडिकल स्टोर बंद थे और बड़ी जानदार किस्म की उनकी हड़ताल थी और ये रैली जो है प्रेस क्लब से चलती हुई चेरिंग क्रॉस आके उन्होंने धरना दिया। लेकिन यहाँ पर जो शहीद हुए हैं हमारे पुलिस अफसरान, उनमें जो सीटीओ थे उनका कहना था कि ये रास्ता खोल दिया जाए, लोगों को बहुत तकलीफ है। इस बारे में जो धरना देने वाले मुजाहिरीन थे उन्होंने इस बात पर एग्री कर लिया था कि ठीक है। उन्होंने ऐलान किया कि हम धरना एक साइड पर ले जाते हैं, फुटपाथ पर ले जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया और उसी वक्त धमाका हुआ। और अब से कुछ देर पहले आईजी पंजाब ने इस बात की डिटेल बताई है कि खुदकुश हमलावर पैदल था और वो एक चैनल की डीएसएनजी की बैग से होता हुआ, और जहां पर दोनों अफसरान डीआईजी जो कायम मुकायम थे जाहिद गोंदल और सीटीओ जो थे अपने गार्ड के साथ वहां पर खड़े थे, उसके करीब आकर उसने ब्लास्ट किया, जिसके बाद अफरा तफरी फैल गई हर जगह। मगर साहिब ये बताइएगा, यानी कि जो डीआईजी ट्रैफिक हैं वो आए थे इनको ये समझाने के लिए कि आप साइड में हो जाइए। ऐसा नहीं था कि उनकी तरफ से ये बताया गया हो कि जी बहुत ज्यादा खतरा है और मुमकिन तौर पर कोई हमला हो सकता है इसलिए आप ये धरना खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ट्रैफिक में बहुत ज्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और आए दिन अब ये इस किस्म के एहतजाज की वजह से करना पड़ता है। तो वो इस बात पर समझाने आए थे और मुजाहिरीन मान गए थे और वो साइड में होने के लिए, धरना खत्म करने के लिए नहीं, साइड में एक तरफ होने के लिए तैयार हो गए थे। जी शाहजेब, ऐसा ही था कि उन्होंने बार बार उनको समझाया कि ये ट्रैफिक खोल दी जाए और ये मेन रोड है, माल रोड है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज वर्किंग डे है, शाम 6 बजे का टाइम था, प्राइवेट ऑफिस में छुट्टी होती है, रश बहुत बढ़ जाता है। 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक लाहौर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, अक्सर रोड पर ट्रैफिक जैम होती है। और सीटीओ की कोशिश थी कि वो सड़कों पर निकलते हैं इस टाइम पर और जगह जगह ट्रैफिक चेक करते थे। अभी उनकी नई अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई थी और इसी सिलसिले में वो उन्होंने इनके कायदीन से भी बात की और उन्होंने इस बात पर एग्री किया और कहते थे कि जब तक मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात का जो भी फैसला आएगा उस वक्त तक हम सड़क को रुकावटें हटा देते हैं और जो इसके फुटपाथ हैं उन पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो उठ के खड़े हुए, कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये ब्लास्ट हो गया और फिर ब्लास्ट हो गया। आजम मलिक, आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, ज़ाहिर मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त सबकी सही अंदाज में उनको ट्रीट किया जा रहा है और कोई बहुत ज्यादा शदीद जख्मी तो नहीं है लोग? 13 पहले ही शहादतें हो चुकी हैं इस वाक़े में। जी शाहजेब, जख्मी तो बहुत ज़्यादा हैं, सीरियस इंजर्ड लोग हैं। जो निजी टीवी था आज टेलीविजन जिसकी डीएसएनजी के करीब हमला हुआ, उनके 3 लोग भी शदीद जख्मी हैं। इसके अलावा 61 के करीब लोग जो थे वो यहाँ पर लाए गए थे गंगाराम हॉस्पिटल में, जिनमें से तकरीबन 8 जो थे वो जाँ भाग थे, शहीद हुए, जिनमें डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी कायम ऑपरेशन थे, डीआईजी ट्रैफिक भी थे। तो बात इससे पहले जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट थी कि लाहौर के ऊपर ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब तक आप कोई बड़ी शहरा को बंद नहीं करेंगे तो मीडिया भी उसको फोकस नहीं करता। तो मीडिया का फोकस अपनी तरफ लाने के लिए जो है बड़ी शहरों को बंद किया जाता है। और इस वक्त अस्पताल का ये आलम है कि इतनी बड़ी तादाद में लावाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्या करें, डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख की गई, पैरामेडिकल स्टाफ को यहाँ पर बुलाया गया। और सबसे डालिमा ये होता है कि जैसे ही लोग यहाँ पर उनका इलाज हो रहा होता है तो हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा होते हैं वो उनकी इयादत के लिए पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि लावाहिकीन यहाँ पर शदीद एक कर्म में मुब्तला हैं, आप उनके लोगों के करीब ना आए, हमें इलाज करने दें, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आया। खैर, हॉस्पिटल जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में चूंकि जख्मी यहाँ पर थे उनका इलाज जारी है। लेकिन एक अफरा तफरी का आलम था, O नेगेटिव और A नेगेटिव खून की बार बार अपील की जा रही थी, एक हसल बसल चल रही है यहाँ पर। ताहम रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया गंगाराम हॉस्पिटल का और उनके साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ वाहिकीन जो हैं उनको एक दूसरे गेट से अंदर आने की इजाजत दी जा रही है ताकि वो अपने जो जख्मी हैं उनको देखने। अहबका का आलम था, क़यामत सुगरा थी, देखा नहीं जा रहा था। बहुत शुक्रिया आजम मलिक और जाहिद शेरवानी। ज़ाहिर क़यामत का आलम नजर आता है, खून की के एहतियात के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि लवाहिकीन हैं या इसके अलावा जो कुछ रहनुमा हैं या सियासी रहनुमाई हो,
वो एहतियात से काम लें। इस वक्त इलाज में मसरूफ़ हैं डॉक्टर्स, तो किसी का इस वक्त हॉस्पिटल को विजिट करना इस वक्त ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। इलाज करने दिया जाए, इस वक्त सूरत हाल से निमटने दिया जाए। लवाहिकीन भी ज़ाहिर है उनके गम बहुत ज़्यादा है उनको, मगर इस वक्त इलाज करने दें। और जो खून की ज़रूरत है उसकी अनाउंसमेंट मुसलसल हो रही है। हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी थोड़ी देर में ज्वाइन करना है, उनसे इस बारे में पूछेंगे कि जब आपके पास ये इतला थी तो ये मजमा इसको इकट्ठा क्यों होने दिया गया। और जैसा कि हमारे नुमाइंदे में बता रहे हैं कि डीआईजी साहब इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें यह कह सकें कि भाई कोई थ्रेट अलर्ट आ गया है इसलिए आप अलग हो जाइए, बल्कि वो डीआईजी ट्रैफिक इसलिए गए थे कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था, तो उन्हें यह बताने के लिए गए थे कि आप एक तरफ हो जाइए ताकि लोगों को तकालीफ कम हो। और मुजाहिरीन मान भी गए थे और साइड में हो रहे थे कि जिस दौरान ये धमाका हो गया और 13 अफराद शहीद हुए, डीआईजी साहब भी शहीद हो गया। लाहौर धमाके में जाबाक होने वाले डीआईजी ट्रैफिक सैयद अहमद मुबीन एक बहादुर और बासलाहियत पुलिस ऑफिसर थे। रिटायर्ड कैप्टन मुबीन ने बलूचिस्तान और पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा किया। अहमद मुबीन की पैदाइश कोयटा में हुई और उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मस्तूम कैडेट कॉलेज से हासिल की। नवंबर 1996 में पुलिस सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। बाहैसियत पुलिस ऑफिसर उनकी पहली तैनाती एएसपी लाहौर कैंट हुई और पाकिस्तान आर्मी में मुलाजमत के दौरान 90 की दिहाई में अहमद मुबीन ने रेंजर्स की तरफ से कराची ऑपरेशन में हिस्सा भी लिया। उन्होंने इब्तिदाई तौर पर रेंजर्स की फील्ड इंटेलिजेंस टीम FIT और फिर फील्ड सिक्योरिटी यूनिट FS में फराइज अंजाम दिए। एक सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान उनको गोलियां भी लगी और कराची ऑपरेशन के दौरान उनका जो कोड नेम था वो काकड़ था। बलूचिस्तान पुलिस में तैनाती के दौरान अहमद मुबीन ने कराची की कई हाई प्रोफाइल अगवा बराए तावान के केसेस हल करने में कराची पुलिस की मदद की। और 8 अगस्त 2013 को पुलिस लाइन कोयटा में उनके ऑपरेशन ब्रांच के हम मनसब डीआईजी फयाज सिंबल जो एक खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया था। अहमद मुबीन ने अपने साथी फयाज सिंबल के कातिलों की न सिर्फ निशानदेही की बल्कि उनको पकड़ने में भी अहम किरदार अदा किया। अहमद मुबीन ने हसास इदारे के साथ मिलकर बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के खुफिया ऑपरेशन किए जिससे अहम अहदाफ हासिल हुए। उनकी पेशावराना सलाहियतों ने उनको उस वक्त बलूचिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत के भी करीब कर दिया था। इसके अलावा उनकी जो सलाहियतें थी और जो कारकर्दगी थी उसके साथी भी उनके जो थे वो मोतरफ थे। सैयद आरफीन से जानते हैं मजीद इनके बारे में। आरफीन, या एक अच्छे बासलाहियत ऑफिसर थे, कराची में भी परफॉर्म किया, कोयटा में भी बड़ी अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, क्या उनकी जान को भी खतरा था? पहले भी ऑपरेशन के दौरान जख्मी भी हो चुके थे, क्या जरा तफसीलात बताएंगे? शाहज़ेब साहब, मेरा कैप्टन मुबीन से ताल्लुक़ जो है वो जिस वक्त कोयटा में ब्लास्ट हुआ था इमाम बारगाह अलमदार रोड के ऊपर और जो हज़ारा टाउन के अंदर, उसके बाद से मैंने उनसे रब्ता इस्तवार हुआ था और मैं उनसे मुसलसल रब्ते में था। आपसे कुछ दिन कबल भी मेरा उनसे बातचीत हुई थी जिस वक्त उन्होंने मुझे आगाह किया कि वो डीआईजी ट्रैफिक के ओहदे पे तैनात हो गए। अहम तरीन जिम्मेदारियाँ उन्होंने अंजाम दी, न सिर्फ कोयटा के अंदर बल्कि जब कोयटा से इनको ट्रांसफ़र किए, जैसे आपने बताया है कि अहम तरीन फ़राइज़ अंजाम दिए। काउंटर टेररिज्म के जो खुफिया तरीन ऑपरेशन थे वो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल के सर अंजाम दिया और अहम अहदाफ भी किए। उसके फ़ौरन बाद बलूचिस्तान के बाद उनकी तैनाती पंजाब पुलिस में की गई जहां उन्होंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी एक अहम मनसब पे एक अहम जो काम था वो सर अंजाम दिया। उसके बाद ये CM चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो मॉनिटरिंग सेल है उसके हेड थे और ना सिर्फ वहाँ वो हेड कर रहे थे बल्कि वज़ीर आला पंजाब की जो उनके जो प्रोटोकॉल था वो उसकी भी लुक आफ्टर करते थे। इनको सीवियर किस्म की थ्रेट्स इनको मौजूद थी। गाहे बगाहे वो अपनी जो उनके मामूलात थे वो उसको चेंज करते रहते थे। बहुत उनकी एक्सपर्टीज़ थी, वो इंसदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन थे उसके ऊपर बहुत वाज़े थे। बहुत अपने जो जवान थे उनके साथ मिल के काम करते थे और अपने जवानों के अंदर बहुत मकबूल शख्सियतें, वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम करते थे। अपने जो दोस्त अहबाब को जो उनका हल्का था उसके अंदर वो बहुत जॉली मशहूर थे। उनके अभी मेरी कुछ देर पहले उनके एक सबऑर्डिनेट से बात हो रही थी, उन्होंने अपना किस्सा बताया जो कैप्टन मुबीन ने उनके साथ शेयर किया था। उनका मैं अपने ज़माने में इतना वालिदैन को मुझे उन्होंने बोर्डिंग हाउस में दाखिल करवा दिया था या जो मसूम कैडेट कॉलेज से उन्हें इब्तदाई तालीम हासिल की थी, इसीलिए चौथी जमात में उनके वालिद ने उनको वहाँ पे दाखिल कराया था ताकि ये जो उनकी जो शरारतीपन था उनकी तबीयत में वो थोड़ा सा कम हो सके। अपने दोस्त अहबाब में एक बहुत अहम शख्सियत गर्दाने जाते थे। मैं फिर से यहाँ कहूँगा कि दहशत
दहशतगर्दी के जो मुख्तलिफ पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हुए हैं, अहम तरीन उन्हीं ने किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया आरफीन। सैयद आरफीन बता रहे थे कि एक जबरदस्त अच्छे अफसर थे और एज ए रिपोर्टर वो उनसे राब्ते में भी रहे, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से राब्ते में रहे। उनके जो कुलीग्स हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं उस हवाले से बता रहे थे। लाहौर में दहशतगर्दी के चंद ही घंटों बाद कोयटा में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, जहां सरियाब पुल के करीब बम नाकारा बनाते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद हो गए। अब ये और अफसोसनाक वाकया है कि बम कहां है पता चल गया था और उसके बाद उसको नाकारा बनाते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 एहलकार शहीद हुए। पुलिस के मुताबिक बम नाकारा बनाते हुए स्क्वाड के कमांडर और उनका मुहाफिज शहीद हुए और 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नाकारा बनाया जाने वाला बम 20 किलो वजनी था, जिसे सरियाब पुल के नीचे नस्ब किया गया था। और इस वाक़े पर मजीद अपडेट्स हम लेंगे। कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ हमारे साथ मौजूद। सलमान, बहुत शुक्रिया। मजीद बताइएगा इस वाक़े के हवाले से, क्या यही इतलात है कि 2 एहलकार उसे नाकारा बनाते हुए शहीद हो गए? जी, इस हवाले से जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जैसे ही यहाँ पे एक शहरी ने जो वहां से करीब से गुजर रहा था उसने इत्तला दी कि कोई मशकूक बैग पड़ा हुआ है। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को कॉर्डन कर लिया और वहां पे बीडी टीम और एफसी के एहलकारों ने मौके पर पहुंच के जैसे ही बीडी के एहलकार जो कमांडर रजाक के नाम से एएसआई था वो इसे डिफ्यूज कर रहा था कि इसी दौरान एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर जो कमांडर रजाक था जैसे डिफ्यूज कर रहा था उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो हो गए इस धमाके के नतीजे में। उसके साथ ही उसके एक साथी हेड कांस्टेबल अब्दुल मजीद खड़ा था। दोनों जो है इस वाक़े में मौके पर ही जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। जबकि अतराफ में गुजरने वाले जो ज्यादातर पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं और जो पासर बाय जो जिनकी दुकानें थी जो इस तमाम सूरत को देख रहे थे, उनमें मजमूई तौर पर 11 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। वाक़े के फौरी बाद यहाँ से शहीद होने वाले एहलकारों और जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ इस हवाले से बता रहे थे तफसीलात। और ये सारा का सारा मामला जिस वजह से हुआ, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन करना था, उनसे सवाल हमने करना था कि डीआईजी साहब तो महज उन्हें एक तरफ हटाने के लिए गए थे। इसका मतलब है थ्रेट अलर्ट अगर मौजूद था उसके बावजूद उन्हें वो ये नहीं बताने गए थे कि जी बहुत ज्यादा खतरा है तो आप इस वक्त खत्म कर दीजिए, बाद में बात कर लेंगे, या उससे पहले की कोशिश पंजाब हुकूमत की नजर नहीं आती। जब इतना ज्यादा खतरा था तो एक मजमे को इकट्ठा क्यों होने दिया गया? और ये जो मजमा हुआ पंजाब हुकूमत और फार्मा इंडस्ट्री के दरमियान तनाजे की वजह से हुआ। इन दोनों के तनाजे ने अवाम को मुश्किल से दो चार किया, ये भी बात वाज़ेह हो। पंजाब हुकूमत ने जाली और गैर मयारी अद्वियात की रोकथाम के लिए ड्रग एक्ट में तरमीम की है, एक बहुत देर से मगर एक अच्छा इकदाम किया। इस एक्ट में जो तरमीम की गई उस पर केमिस्ट और ड्रग डीलर्स ने एतराजात उठाए और हड़ताल कर दी। मेडिकल स्टोर एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर साथ दिया। आज जो माल रोड पर ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाज जारी था कि इसी दौरान धमाका हो गया। मुजाहिरीन को इतला दे दी गई थी कि हालात कशीदा हैं, फिर भी उन्होंने एहतजाज जारी रखा। हुकूमत कहती है इतलात हैं कि मेडिकल स्टोर्स अब खोल दिए गए हैं और कल योम सियाह मनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन आज सूबाई हुकूमत और फार्मा इंडस्ट्री के दरमियान तनाज़ात में अवाम रुल गए। न सिर्फ ये वाकया पेश आया जिस पर सवाल उठता है कि इस मसले को इतने खतरे में क्यों नहीं हल करने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ पंजाब भर में अद्वियात के स्टोर्स में ताले थे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद और रहीम यार खान समेत तमाम शहरों में मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। मरीज और उनके घर वाले दवाओं के नुस्खे लिए फिरते रहे लेकिन उन्हें दवाइयां ना मिली। यानी एहतजाज की वजह से आज सिर्फ लाहौर के शहरी इस धमाके से पहले ट्रैफिक ब्लॉक की सूरत में सफर नहीं कर रहे थे और धमाके के बाद हलाकतों की सूरत में नहीं सफर कर रहे थे, बल्कि आज सारा दिन मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। अस्पतालों में ऑपरेशंस भी मुतासिर हुए, मरीजों की जान पर बनाई, मरीजों के अहले खाना परेशान हाल फिरते रहे लेकिन उनकी कौन सुनता। दुकानों पर ताले पड़े थे, दुकानों के बाहर गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल के बैनर्स लगे थे। एक तरफ मेडिकल स्टोर से वाबस्ता लोग एहतजाज में मसरूफ थे लेकिन दूसरी तरफ लोगों पर क्या बीत रही थी खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। तमाम मेडिकल स्टोर बंद है, जहाँ भी जाते हैं वही कहते हैं हमें ये हड़ताल है। बंद, ये हड़ताल के हाई बंद है सर, बहुत परेशानी है, सारे स्टोर बंद है, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। सुबह से अस्पताल में आगे पीछे पूरा पिंडी ढूंढ मारा, दुकानें सब बंद है, दवाई मिल कोई नहीं, बड़ी परेशानी है मेडिसिन की। कहते हैं जी दवाइयाँ दे, ये कहते हैं जी नहीं हमारे पास दवाइयाँ नहीं, इंसान मर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। एक चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, अभी फिर मैं दवाई लेने के लिए बाहर गया हूँ, स्टोर बंद थे सब, सुबह से तलाश करो नहीं मिली, अंदर से भी वो दवाई नहीं मिली है। दवाइयाँ से मेडिकल कोई नहीं मिल रही। फर्स्ट एड तो चलो हो जाता है लेकिन दवाई की जो सहूलत है वो मुयसर नहीं है। दवाई नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर सारे बंद हैं।
बोर्ड लिख के लगाया ने हड़ताल है। हमें दवाई नहीं मिल रहा है सर, हम सुबह से दवाइयों के पीछे पड़े हैं। सुबह से ये दवाई लिख के दी हुई है, ना कोई मेडिकल खोला हुआ है, ना कोई मरीज के हालात भी ऐसा ही है। सुबह से फिर दवाई नहीं मिल रही है बिल्कुल ही। सुबह का यहाँ घूम रहा हूँ, कोई मेडिकल स्टोर नहीं खुला हुआ, बड़े परेशान है दवाइयों के लिए, बड़ी परेशानी हो रही है। कोई देखो सब मेडिकल स्टोर बंद। मैं तमाम जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनसे ढूंढी है, नहीं मिल रही, कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि कोई मेडिकल ही नहीं खुला। दवाई ना मिलने की वजह से मरीज जो तड़प तड़प के मर रहे हैं। हम इधर मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आए थे, बंद है आज स्टोर सारे। हम किधर जाएं, ये स्टोर ही बंद है, तो अब हम उनको दवाई खिलानी है, सब स्टोर बंद है, किधर से दवाई ली जाएगी। हम सुबह से आए हैं, हमारा मरीज मेडिसिन इमरजेंसी में है, तो कहीं से सब स्टोर बंद है, मेडिसिन नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। मरीज को इमरजेंसी दवाई देने का यार को खुदा का खौफ करो, तो धक्के दे रहे हैं लोगों को, और जाऊं सा ना वो किसी को दवाई नहीं दे रहे हैं। अस्पतालों के अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर्स तो खुले हैं, लेकिन वहां जो दवाएं हैं वो नाकाफी हैं। 8 फरवरी को पंजाब असेंबली में दूसरा तरमीमी बिल पंजाब ड्रग्स 2017 मंजूर किया गया। बिल के मुताबिक मिलावटशुदा, गैर मयारी, जाली और गैर कानूनी अद्वियात का कारोबार करने वालों की सजाओं को दुगना कर दिया गया है। जाली अद्वियात या गलत वारंटी पर कम से कम 2 साल कैद और कम से कम 30 लाख से 1 करोड़ जुर्माना आयद होगा। ड्रग इंस्पेक्टर को मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया है और ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई का इख्तियार है। इंस्पेक्टर से झगड़े की सूरत में 14 दिन से 1 साल कैद और 5 लाख से 10 लाख जुर्माना अदा करना होगा। बिना वारंटी की अद्वियात देने की सूरत में 30 दिन से 5 साल कैद और 5 से 50 लाख तक जुर्माना देना होगा। और इसके अलावा दवासाजी पर 4 से 5 माह से लेकर 5 साल तक कैद होगी अगर वो प्रॉपर नहीं है, और 1 करोड़ से 5 करोड़ तक जुर्माना होगा। क्वालिफाइड शख्स की गैर मौजूदगी पर 30 दिन से 5 साल कैद और 5 से 50 लाख जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस दवासाजी करने या इंपोर्ट करने और इस तरह की दवा की सूरत में कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। ये अहम तरामीम है, क्योंकि जाली अद्वियात होना, जो फार्मूला लिखा होना उसके मुताबिक दवा का ना होना और बाकायदा तौर पर एक फार्मासिस्ट का ना होना मेडिकल स्टोर्स पर, ये वो मसाइल हैं जिनका आवाम को सामना है, मगर ये मसला हैंडल क्यों नहीं किया गया, इस पर तो हम राना सनाउल्लाह साहब से भी बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा इमरान नजीर साहब, पंजाब के वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया आज, आप इस मामले को, ज़ाहिर मैन्युफैक्चरर्स अलग हैं, लगता है आपका तो क्रैकडाउन मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ है जो इसको नहीं सही बनाते और सही अद्वियात नहीं बनाते। आप बाकी लोगों को, क्योंकि सबने मिलकर एहतजाज कर दिया, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स वाले हों, दूसरे हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, उनको क्यों नहीं पहले एतमाद में ले सके? ये जो क्रैकडाउन हुआ, क्या दरमियानी रास्ता नहीं निकाल सके आप अभी तक, या अब सब इन्हीं चीजों पर कायम है क्योंकि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया? इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, और इतना बड़ा लॉस हो गया है। और हमारे लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं, दोनों, जो कैप्टन मुबीन और जो SSP शहीद हुए हैं, और उसके साथ जो दूसरे लोग साथी शहीद हुए हैं, उन तमाम की शहादतों पर जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। मैं समझता हूँ कि ये जो उससे पहले की सिचुएशन थी, मैंने कल भी आखिरी वक्त तक इन तमाम दोस्तों से रब्ता किया और उनको रिक्वेस्ट की कि हम तमाम मामलात जो हैं वो उसको रिजॉल्व टेबल पर कर लेंगे, आप कल के प्रोटेस्ट को जो है वो मुलतवी कर दें। लेकिन बहरहाल चंद नागज़ीर वजूहात की बिना पर उन्होंने आज का ये प्रोटेस्ट जो है वो करना शायद ज़रूरी समझा। लेकिन हमारे सिर्फ 2 इशूज़ हैं। वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब का क्लियर कट विजन है कि हमारा सूबा पंजाब जो है, यहाँ पर जैली अद्वियात का मुकम्मल खात्मा हो और जो मायारी अद्वियात हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए कि अगर कोई शख्स जो है वो 500 मिलीग्राम की कोई टैबलेट लेता है लाइफ सेविंग ड्रग, और उसमें इंग्रेडिएंट जो है वो 500 मिली होने की बजाय अगर 100 मिली हैं, पैकेट पर 500 मिली दर्ज है, तो उस दवा को वो 500 मिली समझ कर लेता है, जो कि हकीकत में 100 मिलीग्राम होती है। और अगर उसको 2 दिन बाद उसमें अफाका ना हो तो वो डॉक्टर से कंप्लेन करता है, तो डॉक्टर फिर उसको हैवी डोज दे देते हैं। तो खुदा ना खास्ता जब आपको मकदार जो है वो मतलूबा मिली ही नहीं और आप हैवी डोज ले लें, तो आपकी सेहत के लिए वो तबाहकुन भी हो सकता है। तो उसके लिए चूंकि माजी में कोई सजा नहीं थी, तो हमने उसके लिए सजा तजवीज़ की और उसको एक मुनासिब सजा के तौर पर रखा। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा था, और अब तो इस वाक़े के बाद मैं शिद्दत से कह रहा हूँ कि हम सेफ्टी वॉल्व देने के लिए पहले भी तैयार थे,
आज भी तैयार हैं और मैंने इन सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम इसके ऊपर सेफ्टी वॉल्व दे सकते हैं ताकि इस कानून को मिसयूज न किया जा सके। जो आपने केमिस्टों की हमारे भाइयों की, उनका तो कोई इसमें मामला ही नहीं था। ये तो मामला सिर्फ हमारे और मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान है। हम चाहते थे कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो आला क्वालिटी की मेडिसिन बनाकर इनको दें और ये आला क्वालिटी की मेडिसिन बेचें। तो केमिस्टों को तो जो मेडिसिन मिलेगी बेचारे वही बेचेंगे। तो ये जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके केमिस्टों को जो है वो गलतफहमियां पैदा करके तो ये प्रोटेस्ट जो है वो करवाया गया था। बहुत शुक्रिया। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो ये क्राउड किसी तरह इकट्ठा ना हो, जिम्मेदारी किस हद तक अदा की गई। दूसरा, जो रिसर्च बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर जाली जो कंपनियां हैं उन पर क्रैकडाउन होता है, जो जाली अद्वियात हैं उस पर क्रैकडाउन होता है, तो हमें उस पर एतराज नहीं। तो ये जो दरमियान का रास्ता है जिसमें सब स्टेक होल्डर्स को पहले कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता। राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि डीआईजी साहब गए थे, उन्हें यह कहने हैं कि आप जरा रास्ता साफ कीजिए, शहरियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जब इतनी सख्त इतलात थी, और हमारे जरा ये भी बताते हैं कि यहां तक था कि पहले गवर्नर हाउस का और फिर इंटेलिजेंस इतलात ये भी बताई गई पंजाब हुकूमत को कि जी कहीं पर भी खुदकुश हमला आवर हो सकता है, तो ये मजमा इकट्ठा क्यों होने दिया गया? इसको रोकने की भरपूर कोशिश क्यों नहीं की गई प्रोएक्टिवली? देखिए शाहजेब, ये जो इतला जिसकी बात हो रही है, ये 27 जो है वो जनवरी को ये एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि गवर्नर हाउस और जो है ये फैसल चौक इस एरिया में जो है वो खुद कुछ धमाका हो सकता है विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। मगर उस दौरान भी जो है वो सिक्योरिटी को बीफअप किया गया और उस बीफअप को जो है वो आज तक जो है वो बरकरार रखा गया। जहां तक इन लोगों को समझाने का मामला है तो आप यकीन करें कि इनको समझाया भी गया, इनको जो है वो हर चीज से आगाह भी किया गया। बल्कि 2 दिन कबल इनके एक वफ्द के साथ जो है वो मेरी मीटिंग हुई, ख्वाजा इमरान नजीर भी वहीं पे थे। तो हमने इनसे वादा किया कि भाई देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो मिस यूज हो सकती है तो हम इसमें कोई ऐसा सेफ्टी वॉल रखेंगे कि ये मिस यूज ना हो। लेकिन उन्होंने खुद तस्लीम किया कि जाली अद्वियात का बनाना जो है, गैर म्यारी अद्वियात का, ये तो बिल्कुल लोगों की सेहत से खेलने के मुताबिक है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो है ये आज हड़ताल का, एहतजाज का जो है वो रास्ता अपनाया और उसके लिए फिर इंतखाब भी जो है वो फैसल चौक का किया। ये आपने बताया था इन्हें कि भाई बहुत खतरा है, कोई भी धमाका हो सकता है, बड़ी शदीद इत्तलात। इनको सुबह से जब से ये यानी एक मेडिकल स्टोर वाले को कौन कोई कह सकता है कि भाई तुम बंद करो और मरीजों को जो है वो वहां पे जो है वो रोलने दो और आगे तुम बैठ जाओ बाहर रोड के ऊपर। इनको सुबह से, बल्कि पिछले 3 दिन से इनको समझाया भी गया, इनकी मिन्नत भी की गई। और अब ये जो हमारे दोनों ऑफिसर जो शहीद हुए हैं, थ्रेट अलर्ट की वजह से समझाया गया या वैसे समझाया गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल थ्रेट अलर्ट की वजह से भी इनको समझाया गया कि भी आप यहाँ पे मजमा जो है वो इकट्ठा ना करें। सैकड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ये दोनों जो हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, एक डीआईजी रैंक और एक एसएसपी ऑपरेशन, ये वहां पे इनको समझाने और इनको लेने के लिए गए थे कि आप आए और हमारे साथ बैठ के, मैंने इनको टाइम दिया था कि ये इनको 7 बजे आप 90 इस बात को ये बताइए, देखें इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये बहुत ज्यादा होने लगा है लाहौर में कि ये रोड ब्लॉक करो, सबसे मसरूफ है, शहरी परेशान होंगे और अपने मुतालबात रखो। और इस बात को भी जाहिर कहीं ना कहीं इदराक करते हुए कि क्रैकडाउन करती है हुकूमत तो मीडिया पर फिर अलग किस्म का शोर मच जाता है, चाहे वो जेन्युइन किस्म का प्रोटेस्ट हो या जेन्युइन प्रोटेस्ट ना हो रहा है। मगर उसके बावजूद जब इतना एक्सट्रीम थ्रेट था तो आपको अपने मेजर्स तो लेने चाहिए थे, इनको किसी भी तरीके से गैदर ना होने देते जब इतना ज्यादा थ्रेट अलर्ट था कि कहीं पर भी कोई खुदकुश हमला आवर आके ब्लास्ट हो सकता है। देखिए, इसमें शायद आज ये वक्त नहीं है ये बात करने का, लेकिन ये किसी वक्त जो है वो हम आपके साथ भी बैठ के ये बात कर सकते हैं। वहां पे 10 आदमी आके वहां पे रोड ब्लॉक करते हैं और उनको 15 डीएसएनजी जो है वो कवर करने के लिए होती है। हमने तो मीडिया के लोगों से भी कई दफा जो है ये रिक्वेस्ट की है कि आप 2-3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे थ्रेट अलर्ट भी है और उनकी हसासियत भी है, आप वहाँ पे सिर्फ इतना कर दें कि जो यहाँ पे एहतजाज होगा हम उसको कवर नहीं करेंगे, तो ये लोग खुद ब खुद वहाँ से जो है एहतजाज करना जो है वो बंद कर देंगे। तो इसमें मसाइल हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है वो साहब आपने कि मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो जाएगी इसलिए नहीं इन पर क्रैकडाउन किया, हालांकि इतना ज्यादा थ्रेट अलर्ट मौजूद था। ये मीडिया की वजह से उसमें जो है ये ब्रेकिंग न्यूज से भी ये बात जो है ये थोड़ा आगे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये आज का जो वाकया है, ये हमारी जो इब्तदाई जो इन्फॉर्मेशन है कि ये पुलिस को हिट करने का जो है ये उनका मंसूबा था
और इसका शायद हदफ जो है वो PCL भी था, या पाकिस्तान को जो है वो जो इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पे जो है वो जो एक मिल रहा है उसको एक नेक नामी आपने जब PSL का जिक्र कर ही दिया और दुरुस्त कह रहे हैं कि एक अच्छे रिव्यूज हैं पाकिस्तान के बारे में, दहशतगर्दी के वाकयात भी बहुत ज्यादा कमी आई है। PSL एक ऐसी चीज थी जिसको समझा जा रहा था कि अगर इसका फाइनल हो गया तो इंटरनेशनल क्रिकेट के भी दरवाजे खुलेंगे। तो इसके अभी तक पंजाब हुकूमत कमिटेड है कि फाइनल आप भरपूर तरीके से लाहौर में कराएंगे इंशाल्लाह? हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, हमारी फोर्स, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से कमिटेड हैं। और आज भी ये जो वाकया है वहाँ पे साथ ही 90 शहर कायद-ए-आज़म जो है वो चीफ मिनिस्टर का जो है वो ऑफिस है, और आज वहाँ पे हमारा शाम को 5 बजे बहुत बड़ा इवेंट था। हमने बलदियाती इदारों के सरबराहों को बुलाया हुआ था और चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे आना था। वहाँ जब ये फंक्शन था तो वहाँ पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ पे पुलिस की जो है वो गैदरिंग ज्यादा होनी थी। हमारी जो अब तक की जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि ये डिजाइन शायद उसके लिए किया गया था कि वहाँ पे जब पुलिस की ज्यादा तादाद में मौजूद होगी तो उसको जब वो हिट किया जाएगा। लेकिन वो प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ कि मिनिस्टर साहब 5 बजे की बजाय 6 बजे तक ना पहुंचे, तो ये करीब ही उनको जो है पुलिस की एक माकूल तादाद जो है वो उनको मिल गई, जिसमें 2 हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने फिर जो है वो इसको टारगेट कर दिया। तो ये बहरहाल ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अगर ये गैदरिंग आज ना होती तो शायद ये बंदा पकड़ा जाता, क्योंकि ये एहतजाज की वजह से, गैदरिंग की वजह से सैकड़ों लोग वहाँ पे आ रहे थे, सैकड़ों लोग वहाँ पे जा रहे थे, और ये आदमी जो है इसको, इस दहशतगर्द को जो है वो वहाँ से जो है वो कोई यानी रास्ता मिला। बहरहाल ये एक अहम बात है कि PSL के फाइनल के लिए अवाम अभी भी कॉन्फिडेंट रहे कि वो लाहौर में ही होगा और भरपूर तरीके से होगा। अल्लाह ताला हम पूरी तरह से कमिटेड हैं, पुरअज़्म हैं, और हम अल्लाह ताला उसके लिए भरपूर सपोर्ट देंगे। अल्लाह करे कि हमारे मेहमान जो है वो आने का इरादा तर्क ना करें, तो हम बिल्कुल उनको हर तरह की जो है वो फूल फ्रूट सपोर्ट देने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL के फाइनल के जो पूरी कंट्रोवर्सी बनी है उसमें अब बहुत कुछ अंदर की इतलात आ रही हैं। प्लेयर्स में खालिद लतीफ ने तो आज कह दिया कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर जो इतलात आई हैं और जो अंदर की बातें सामने आई हैं खासी खतरनाक हैं। डील हो गई थी और क्या एग्जीक्यूट भी हो गई थी, और किस किस की एग्जीक्यूट होने वाली थी, और क्या सिर्फ ये 2 प्लेयर्स थे। बहुत कुछ सामने आ रहा है, तफसील से आपके सामने मामला रखेंगे एक ब्रेक में। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे भरपूर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में ही हो, और अब से कुछ देर पहले नजम सेठी साहब का भी मौकफ सामने आया है, और वो तफसीली मौकफ आप 11 बजे के बाद आप उसकी बात में देख सकेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि वो ये कहते हैं कि उनसे अब बहुत ज्यादा सवालात किए जा रहे हैं, उन्हें बहुत सारे सवालात का वहां सामना करना पड़ रहा है। ये बात वो पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं कि वो फैसला करें कि अगर फॉरेन प्लेयर्स ना आना चाहें तो भी वो चाहते हैं कि PSL का फाइनल पाकिस्तान में हो तो करा दिया जाएगा, या फिर वो इस बात से खुश हैं कि फाइनल फॉरेन प्लेयर्स के साथ उनकी मौजूदगी में ही दुबई में करा दिया जाए। तो ये फैसला वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मीडिया पर छोड़ते हैं कि वो किस तरीके से इस हवाले से फैसला करते हैं। नासिर जमशेद के किरदार पर खासतौर से उनकी तरफ से बात की गई है कि नासिर जमशेद ने इस सारे मामले में बहुत बुरा किरदार अदा किया, इसलिए उनके हर किस्म की जो खेल है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी शर्जील खान का, खालिद लतीफ का और दूसरे प्लेयर्स का जो राब्ता हुआ है बुकीज से, वो कराने में क्या नासिर जमशेद का बहुत अहम किरदार था, इसके हवाले से हम जरा अभी तफसील से बात करेंगे। और डील हुई थी या होने वाली थी या एग्जीक्यूट हो गई थी? शर्जील खान के केस में जो कमिटमेंट थी और जो पैसे थे उनका प्रॉमिस हुआ था या पैसे ले लिए गए थे? पैसे के एवज जो काम करना था वो शर्जील खान कर चुके थे या करना बाकी रह गया था? खालिद लतीफ क्या वो काम और पैसे ले चुके थे और पूरी ट्रांजैक्शन कर चुके थे, और क्या इसलिए नहीं एग्जीक्यूट कर सके क्योंकि वो पहले मैच में खेले नहीं थे? बाकी प्लेयर्स, उनसे क्या वादे हो गए थे और उन्होंने वादों पे हामी भर ली थी, या सिर्फ उनका महज राब्ता हुआ था और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को और PSL की इंतजामिया को इस हवाले से बता दिया था? ये बहुत सारे सवाल है जो पैदा हो रहे हैं। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये नासिर जमशेद का क्या मामला है? उन्हें मुअत्तल करने की क्या वजूहात है? क्या उन्होंने बुकीज से राब्ता कराया था? इन प्लेयर्स का क्या हुआ है? जी हाँ शाहिद साहब, मैंने 3 दिन पहले जब जियो न्यूज पर यह खबर दी थी तो नासिर जमशेद की एहलिया ने ट्वीट किया था और
धमकी दी थी कि मैं जियो न्यूज को सू कर दूंगी, तो आज उनका जो भांडा था वो फूट गया। दरअसल नासिर जमशेद ने शर्जील खान और खालिद लतीफ को लंदन से फोन किया था और ये कहा था कि मेरे यूसुफ नामी एक दोस्त आपसे दुबई में आके मिलेंगे, और यही वो यूसुफ नामी शख्स थे और जो शर्जील खान और खालिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को कैमरे के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने नासिर जमशेद का नाम लिया है कि वो शख्स नासिर जमशेद की मार्फत हमसे मिला था और हमें उन्होंने जो पेशकश की थी उसे हमने कबूल कर लिया था। तो ये सारे जो भट्टी साहब, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि शर्जील खान और खालिद लतीफ ने ये जो बोर्ड को बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें ये कबूल करके आए पाकिस्तान वापस कि हमने पेशकश को कबूल कर लिया था, उस शख्स की पेशकश जो बुकी था, जिसका राब्ता नासिर जमशेद ने कराया था, कबूल कर लिया था हमने उसकी पेशकश को। जी शाहजेब साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये डील जो थी ये इसमें कमिटमेंट फाइनल हो गई थी और एग्जीक्यूट किया शर्जील खान ने पाकिस्तान सुपर लीग के पहले मैच में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया जुमेरात को, और उसमें जो कोड वर्ड यूज किया गया, एक बैट की ग्रिप दी गई थी उन यूसुफ नामी साहब की जानिब से इन दोनों प्लेयरों को, बल्कि 2 ग्रिप्स दी गई थी कि आप ये जब बल्ले पर वो ग्रिप इस्तेमाल करेंगे तो ये कोड वर्ड ये होगा कि आप इन हैं और हमारे लिए इस मैच में काम कर रहे हैं। और 5 लाख रुपए में पर प्लेयर ये डील तय हुई थी और 2 डॉट बॉलें जो खेली थी, एक रन बनाया था उसमें शर्जील खान ने, तो डॉट बॉलें जो थी वो उस डील को फाइनल करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शर्जील खान ने 2 डॉट बॉलें। यानी कि आप कह रहे हैं जो पहला मैच था जिसमें शर्जील खान ने 2 डॉट बॉलें खेली हैं, उसका मतलब है सिर्फ पैसे नहीं लिए, डील एग्जीक्यूट शर्जील खान कर चुके थे, वो एग्जीक्यूट हो गई पैसे के एवज जो मामला होना था। जी बिल्कुल शाहजेद साहब, ऐसे ही है कि वो डील एग्जीक्यूट हो गई और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वो कहीं रिकॉर्डिंग मैच की मिल जाए तो वो बल्ले का जो इशारा कर रहे हैं, तो जो शर्जील खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके सामने ये एतराफ किया कि मैंने जो बल्ले से इशारा किया, इसका मतलब ये था कि जो मेरी आपसे कमिटमेंट हुई थी तो मैंने कमिटमेंट को ऑनर किया और डील को एग्जीक्यूट किया। लेकिन खालिद लतीफ उन्होंने भी कमिटमेंट कर ली थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इत्तेफाकिया तौर पर खालिद लतीफ को चूंकि उस मैच में नहीं खिलाया तो खालिद लतीफ उस डील को ऑनर नहीं कर सके, लेकिन खालिद लतीफ ने कमिटमेंट ऑनर करने के वजह से उनके खिलाफ भी सेम। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो इस वक्त जो विजुअल चल रहा है वो डॉट बॉल का जरूर चल रहा है, मगर अगर वो विजुअल आ सके जिसमें वो जो भट्टी साहब बता रहे हैं कि उन्होंने बोर्ड को बताया है शर्जील खान ने कि जी मैंने ये जो इशारा किया था ये इस बात की निशानदेही था कि मैंने अपनी डील अपनी तरफ से ऑनर कर दी है, मगर भट्टी साहब खालिद लतीफ इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कि खेले नहीं। आज वो कह रहे थे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर वो भी मान के आए हैं। और क्या ये जो ग्रिप वगैरह दी गई थी, बाद में ज़ाहिर खबर आई थी कि इनके कमरों की तलाशी भी ली गई है, चीजें भी जब्त की गई हैं, तो जो ग्रिप वगैरह है वो जब्त भी हुई है खालिद लतीफ के कमरे से भी? जी हाँ बिल्कुल शाहजेद साहब, जिस कलर की उन्होंने ग्रिप दी थी दोनों बैट्समैनों ने अपने बैट पर वही ग्रिप चढ़ाई हुई थी। खालिद लतीफ ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो ग्रिप यूज की, शर्जील खान ने मैच में वो ग्रिप इस्तेमाल की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो पिंडोरा बॉक्स है इसमें अभी मजीद खिलाड़ियों के नाम आना बाकी हैं। मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर, जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कोई क्लियर बात नहीं कर सका, लेकिन तीनों के मोबाइल फोन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के पास है। तीनों को ऑफर हुई और तीनों ने ऑफर को कबूल तो नहीं किया लेकिन ऑफर को रिपोर्ट नहीं किया, लिहाजा उनके खिलाफ भी चार्जेस जो है वो सीरियस किस्म के, क्योंकि जो पीसीबी का और आईसीसी का एंटी करप्शन कोड है उसमें यही कहा जाता है कि अगर आपको ऑफर की जाती है तो आपको फौरी तौर पर, यानी कि इरफान के हवाले से आज शहरियार खान भी कह रहे थे कि उन्हें क्लियर नहीं किया गया, तो अभी कोई 3-4 प्लेयर्स और हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं। अगर उन्होंने डील नहीं एक्सेप्ट की, एग्जीक्यूट नहीं की तो रिपोर्ट नहीं किया, और इरफान उनमें शामिल है जिन्हें क्लियर नहीं किया गया, उन्होंने बताया नहीं था बोर्ड को, जो कि बताना चाहिए था कवायद। बिल्कुल, मोहम्मद इरफान के अलावा शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर जो है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि तीनों को ऑफर हुई थी और तीनों ने ऑफर को रिपोर्ट नहीं किया, लिहाजा वो भी अभी मुश्किलात में। और इसी शख्स से हुई थी ऑफर? यही यूसुफ नामी शख्स जो था इसी ने ऑफर की, बल्कि शाहजेब साहब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले चंद दिन कुछ अच्छी खबरें नहीं आने वाली, क्योंकि इस स्कैंडल में कहा यह जा रहा है कि कुछ और पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। तो अब देखना है कि पर्दा नशीन पाकिस्तान में भी
पर्दा नशीन कौन है? लाइक सर्विंग है, पीसीबी के ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, कौन है? कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ क्रिकेटर्स के साथी हैं और कुछ वो बुकीज हैं जिन्होंने इस पूरे खेल में अहम रोल प्ले किया है। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को जिस तरह आगे बढ़ाया है तो क्रिकेट बोर्ड को भी दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और अपनी इस लीग को बदनाम होने से। अच्छा भट्टी साहब, आप क्योंकि खुद दुबई में मौजूद हैं, एक शुरू में जाहिर है अजीब सेंटीमेंट हो जाता है जब वो आमिर का और सलमान बट वाला मामला हुआ, तब भी ये इल्जाम लगना शुरू हो गए थे, देखें जी ये इंग्लैंड में साजिश हुई है और सारा का सारा मीडिया अपने प्लेयर्स का साथ देना चाहिए। वो सलमान बट भी ये बात कहते नजर आते थे, बाद में कन्फेस भी किया, जेल भी काट के आ गए, सजा भी काट ली, मान भी लिया, सब चीजें हो गई। और इस दफा क्योंकि बोर्ड उस वक्त सुस्ती दिखा रहा था और उस वक्त जो भट्ट साहब थे चेयरमैन, वो सपोर्ट कर रहे थे खिलाड़ियों को। अब आपको लगता है कि दुबई में खुद विटनेस करते हुए जो हालात वाकयात हैं कि बोर्ड ने बड़ा प्रोएक्टिव, बड़ा अच्छा फैसला किया, नजम सेठी साहब ने फौरी तौर पर मीडिया पर आकर अच्छा काम किया और शहरियार खान साहब ने भी जो लाइन ली है, या जल्दी कर गए हैं जो लोग कुछ नकात बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी कर गए वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पर गन फैल गया पाकिस्तान सुपर लीग में और पूरी अटेंशन ग्राउंड से ऑफ द फील्ड डाइवर्ट हो गई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सख्त फैसला नहीं करता तो हो सकता था कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स जो हैं ये टूर्नामेंट छोड़कर वापस चले जाते, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया उसकी वजह से पाकिस्तान की लीग में मजीद जो बदनामी होना थी वो होने से रुक गई है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को अभी मेरा ख्याल अपने कार्ड जो है बहुत मोहतात अंदाज में खेलना होंगे, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे जाकर अनाउंसमेंट हो रही है इससे भी एक दुनिया में नेगेटिव तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए या मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए या मीडिया रिलीज जारी करना चाहिए, क्योंकि 3 लाइन के सोशल मीडिया में ट्वीट करने से मसाइल हल नहीं हो। तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें बता रहे थे। आज शहरियार खान साहब ने भी गुफ्तगू की, कुछ हिस्सा है हम चाहेंगे कि वो आपके सामने रखें, जो बड़ा वो क्लियर नजर आ रहे थे, गुस्से में भी इस हवाले से नजर आ रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक। जैसा कि भट्टी साहब दुबई से हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर इस सूरत हाल से इतना तेजी से ना निपटा जाता तो इस बात के मुमकिन इम्कान थे कि बहुत सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो लीग छोड़ के चले जाते। और आज शहरियार खान ने भी वाजे कर दिया कि जो खिलाड़ी इस अमल में मुलविस पाए गए उन्हें पीसीबी इबरतनाक सजा देना चाहता है ताकि आइंदा कोई ऐसा ना करे। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीहत भी की कि अगर कोई मशकूक शख्स राब्ता करे तो फौरन बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए। साथ ही शहरियार खान ने यह भी बताया, जिसके बाद पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि मासूमियत में गलती हुई शर्जील खान से और खालिद लतीफ से। उन्होंने बताया कि जिस दिन शर्जील खान और खालिद लतीफ का वाकया हुआ इसी दिन खिलाड़ियों को पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट ने लेक्चर दिया था। जिस दिन ये मैच हो रहा था जिसमें कि लड़के मुलविस हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि उसी दिन मैच शाम को शुरू हो रहा है, 1-2 घंटे भर हमारी एंटी करप्शन यूनिट ने उन्हें लेक्चर दिया है और बताया है कि इन चीजों से गुरेज करे, वार्निंग दी है, कहा है कि माफिया आएगी, आपसे बातचीत करना चाहेगी, आपको वर्गलाएगी, आप इससे मोहतात रहें। 1-2 बजे ये बात हो रही है, शाम को फिर भी चले गए। 1-2 बजे की बात हो रही है, शाम को फिर भी चले गए। अपने ही करियर के साथ बुरा नहीं किया, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ बुरा किया, पाकिस्तान के साथ बुरा किया, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बुरा किया। जिस प्लेयर ने भी किया वो जाहिर सजा मिलनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।